हम इन सभी अवधारणाओं को, संस्थाओं को बिना किसी उबाऊ कहानी के सीधे सीधे समझें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसे समझने की शुरुआत हमें उस जगह से करनी चाहिए जहां से इसे सबसे पहले कानूनी ताकत मिली। मेरे पास जो स्रोत हैं वो बार बार एक ही वर्ष की तरफ इशारा करते हैं, 1992 का रियो अर्थ समिट, या जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक जैव विविधता संरक्षण का पूरा खाका यहीं तैयार हुआ था? इसे पूरी व्यवस्था का टर्निंग पॉइंट कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ, अच्छा, उसमें पहली बार दुनिया के देशों ने ये माना कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए सख्त कानूनी ढांचे की जरूरत है। मतलब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इसी समिट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू हुआ, जिसे CBD कहते हैं, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD। हाँ, इस समझौते ने दुनिया भर के देशों पर यह दबाव डाला कि वे अपने अपने यहाँ कानून बनाएं। भारत ने इसी वादे को पूरा करने में थोड़ा समय लिया और गहराई से विचार करने के बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो 1992 के रियो समिट से निकली प्रेरणा ने भारत में 2002 के अधिनियम का रूप लिया। सही। इस 2002 के अधिनियम को अगर हम करीब से देखें तो इसके मुख्य रूप से दो ही बड़े लक्ष्य नजर आते हैं। पहला तो बहुत सीधा सा है, हमारे देश के जैव संसाधनों का संरक्षण करना। लेकिन इसका जो दूसरा लक्ष्य है वो मुझे वापस उसी कॉर्पोरेट थ्रिलर वाली बात की याद दिलाता है, लाभों का न्याय संगत वितरण, यानी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। और यही वो बिंदु है जो इस कानून को इतना शक्तिशाली बनाता है। देखिए, लाभों के न्याय संगत वितरण का सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई कंपनी किसी जैविक संसाधन का व्यापारिक उपयोग कर रही है, तो उससे मिलने वाला फायदा सिर्फ उस कंपनी के बैंक खाते में नहीं जाना चाहिए। उस लाभ का एक हिस्सा उन स्थानीय समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए जो असल में उस जंगल के रक्षक हैं। वाह, ये तो बहुत न्यायपूर्ण विचार है। बिल्कुल। और इसी लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए भारत में एक बहुत ही व्यवस्थित त्रिस्तरीय यानी 3 टियर संस्थागत ढांचा बनाया गया। अच्छा, तो चलिए इस 3 स्तरीय ढांचे को थोड़ा खोलकर समझते हैं। दस्तावेजों के अनुसार सबसे ऊपरी स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या NBA काम करता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये नीतियां बनाता है। फिर बीच के स्तर पर यानी राज्य स्तर पर एक राज्य जैव विविधता बोर्ड या SBB होता है। सही। और सबसे आखिर में स्थानीय या ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं, जिन्हें BMC कहते हैं। तो इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये देश की प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की हूबहू नकल हो, जैसे केंद्र, राज्य और फिर पंचायत। एकदम, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। लेकिन इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई में बैठा NBA या राज्य स्तर का SBB अपने आप में तब तक कोई बदलाव नहीं ला सकते जब तक कि ग्राम पंचायत स्तर की BMC प्रभावी ढंग से काम ना करे। एक मिनट, ऐसा क्यों? मतलब नीतियां तो ऊपर बन रही है ना? हाँ, नीतियां ऊपर बनती हैं, लेकिन फिर ये पंचायत स्तर की समिति इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है? क्योंकि संसाधनों की चोरी कभी भी वातानुकूलित दफ्तरों में नहीं होती। हाँ, सही बात है। ये उन दूर दराज के जंगलों और गांवों में होती है जहां ये संसाधन मौजूद हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर बनी ये BMC समितियां एक रजिस्टर तैयार करती हैं। अच्छा। जिसे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर या PBR कहा जाता है। इस रजिस्टर में उस इलाके के हर पेड़, पौधे और जीव की जानकारी दर्ज होती है। ओहो, मतलब एकदम जमीनी डेटा। बिल्कुल। और जब कोई बाहरी कंपनी वहां आकर उन संसाधनों को ले जाना चाहती है, तो ये BMC ही पहली संस्था है जो उन्हें रोक सकती है, सवाल पूछ सकती है। वाह, मतलब बचाव का रास्ता हमेशा स्थानीय स्तर से होकर ही गुजरता है। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। हाँ, ये रक्षा की पहली पंक्ति है। अब जब हम जमीन पर इस तरह से संसाधनों का बचाव कर रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पर यह कैसे तय होता है कि किस जीव को ज्यादा सुरक्षा चाहिए? यहाँ अक्सर एक भ्रम देखने को मिलता है। लोग ये मानते हैं कि कोई भी जीव या तो पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर डायनासोर की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। मतलब सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। ये बहुत बड़ा भ्रम है।
प्रकृति में खतरे कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, उनके बीच बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं। अच्छा। हाँ, और इस बात को वैज्ञानिक रूप से समझने का काम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है जिसे हम IUCN कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। 1948 ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो IUCN किसी जीव को सिर्फ बचा हुआ या खत्म नहीं कहता, वो एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट। इस लिस्ट में जीवों पर मंडरा रहे खतरे की गंभीरता के आधार पर उन्हें 7 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। 7 श्रेणियां। और ये 7 श्रेणियां ही असल में इस पूरी व्यवस्था का थर्मामीटर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहली श्रेणी है LC, यानी लीस्ट कंसर्न, मतलब कम चिंता वाले जीव जिनकी आबादी फिलहाल सुरक्षित है। इसके बाद खतरा थोड़ा बढ़ता है और आती है NT, यानी नियर थ्रेटेंड, जो भविष्य में संकट में आ सकते हैं। फिर तीसरी है VU, यानी वल्नरेबल। हाँ, वल्नरेबल का अर्थ है कि जीव संवेदनशील है और उस पर अब एक वास्तविक जोखिम मंडराने लगा है। और यहाँ से आगे खतरे का अलार्म बहुत तेज बजने लगता है। चौथी श्रेणी आती है EN, यानी इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब लुप्तप्राय? हाँ, जंगल में उसके विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम है। और इसके बाद 5वीं श्रेणी आती है CR, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसे हम घोर संकटग्रस्त कहते हैं। अच्छा। जब कोई जीव CR में पहुंचता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो प्रजाति एक बहुत ही पतले धागे से लटकी है। अगर तुरंत बचाव नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहीं पर मुझे 1 मिनट रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। 5वीं श्रेणी CR तक तो बात समझ में आती है, लेकिन 6ठी और 7वीं श्रेणी को लेकर मुझे एक तकनीकी उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, 6ठी श्रेणी है EW, यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और 7वीं है EX, यानी एक्सटिंक्ट। तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई जीव EW श्रेणी में है, मतलब वो अपने प्राकृतिक आवास या जंगल में तो विलुप्त हो ही चुका है, तो क्या उसे व्यवहारिक रूप से विलुप्त ही नहीं मान लेना चाहिए? प्रकृति में तो अब उसका कोई रोल नहीं है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? जब कोई जीव EW यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड श्रेणी में रखा जाता है तो उसका अर्थ है कि वो अपने मूल जंगल में नहीं है, लेकिन वो अभी भी पृथ्वी पर सांस ले रहा है। अच्छा, मतलब चिड़ियाघर वगैरह में? बिल्कुल। इंसानों की देखरेख में चिड़ियाघरों में या विशेष केंद्रों में वो जीवित है। उसका DNA अभी भी मौजूद है और उसे वापस जंगल में छोड़ने की एक उम्मीद बाकी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब किसी जीव को EX यानी एक्सटिंक्ट घोषित किया जाता है तो उसका अर्थ है कि पृथ्वी के किसी भी कोने में उस प्रजाति का एक भी जीव नहीं बचा है। उम्मीद का वो आखिरी दरवाजा बंद हो चुका है। ये अंतर वाकई बहुत गहरा है। EW का मतलब है कि इंसान ने अपनी गलती सुधारने के लिए उसे एक कृत्रिम घर दे दिया है, और EX का मतलब है कि सब खत्म। सही कहा। और इन्हीं जीवों को EX तक पहुंचने से रोकने के लिए उनके शिकार को रोकना बहुत जरूरी है। यहाँ एक और समझौते का जिक्र आता है, साइट्स या CITES। साइट्स। 1973 में हुआ ये समझौता विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो IUCN वो डॉक्टर है जो जांच कर बताता है कि हालत कितनी खराब है। हाँ। और साइट्स वो पुलिस है जो ये सुनिश्चित करती है कि उस जीव को बाजार में बेचा ना जाए। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। IUCN जानकारी देता है और साइट्स उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। तो ये तो बात हुई प्रजातियों को बचाने की, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और ये सोचें कि इन जीवों, जंगलों और पर्यावरण को एक आपस में जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखने की शुरुआत ही कब हुई? इसके लिए हमें विज्ञान के कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी में थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी में। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले 1866 का वर्ष आता है। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। 1866 अर्नेस्ट हैकेल, इकोलॉजी। हाँ, उन्होंने इसके लिए ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को जोड़ा, ओइकोस जिसका अर्थ है घर या आवास, और लॉगस जिसका अर्थ है अध्ययन। ओइकोस यानी घर। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
मतलब हैकल ने ये महसूस किया कि कोई भी जानवर प्रयोगशाला के किसी खाली डिब्बे में नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। उसका अपना एक घर होता है जहां मिट्टी, पानी, हवा सब उसके पड़ोसी हैं और सबका एक दूसरे पर असर पड़ता है। एकदम सही। और इसके लगभग 70 साल बाद 1935 में A.G. टांसले ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द गढ़ा। 1935 में A.G. टांसले, इकोसिस्टम। हाँ, और टांसले की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने इसे एक कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट माना। कार्यात्मक इकाई, इसे थोड़ा और खोलते हैं। टांसले का मतलब ये था कि जंगल सिर्फ पेड़ों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक चलती हुई मशीन की तरह है। हाँ, जहां जीवित और अजीवित चीजें एक दूसरे के साथ लगातार काम कर रही हैं। अगर इस मशीन का एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो पूरी मशीन के काम करने का तरीका बदल जाएगा। सही कहा। ये एक बहुत ही गतिशील व्यवस्था है। इसके बाद अगर हम विविधता की बात करें तो 1985 में वॉल्टर जी रोजन का नाम आता है। अच्छा। जिन्होंने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये 1986 के आसपास पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गया। और इसी विविधता को बचाने के लिए 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा पेश की, हॉटस्पॉट। हाँ, हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट सुनते ही ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां बस बहुत सारे जानवर हों, लेकिन मेरे नोट्स बताते हैं कि इसकी शर्तें बहुत सख्त होती हैं। बहुत सख्त। हॉटस्पॉट सिर्फ एक हरा भरा जंगल नहीं है। मेयर्स ने इसके लिए 2 विशिष्ट शर्तें रखी। वो क्या है? पहली शर्त है एंडेमिज्म का उच्च स्तर। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे या जीव होने चाहिए जो दुनिया में और कहीं ना पाए जाते हों, सिर्फ वहीं के मूल निवासी हों। बिल्कुल। और दूसरी शर्त खतरे से जुड़ी है। किसी जगह को हॉटस्पॉट तभी माना जाएगा जब उसके मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% हिस्सा इंसानी गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुका हो। 70% नष्ट हो चुका हो, ये तो वाकई डरावनी शर्त है। हाँ, मतलब हॉटस्पॉट वो जगह है जो बहुत खास है लेकिन साथ ही बहुत गहरे संकट में भी है। एकदम सही। और भारत के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में कुल 4 हॉटस्पॉट मौजूद हैं। 4 हॉटस्पॉट। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। अब जब हमने इन शब्दों और मशीन जैसी संरचनाओं को समझ लिया है तो ये जानना भी जरूरी है कि इस मशीन को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कैसे काम करती है। ऊर्जा के प्रवाह के नियम तो इस विज्ञान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, देखिए 1942 में रेमंड लिंडमैन ने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत दिया जिसे 10% ऊर्जा नियम कहा जाता है। 1942 में लिंडमैन का 10% नियम। इसे अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां हर लेन देन पर 90% का भारी टैक्स लगता है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब अगर एक पौधे ने सूरज की रोशनी से 100 यूनिट ऊर्जा बनाई तो उस पौधे को खाने वाले हिरण को सिर्फ 10 यूनिट ऊर्जा मिलेगी। बाकी 90% ऊर्जा उस पौधे की अपनी प्रक्रिया और ऊष्मा में खो जाएगी। बिल्कुल। और जब कोई शेर उस हिरण को खाएगा तो शेर को उस 10 यूनिट का भी सिर्फ 10% मिलेगा, यानी केवल 1 यूनिट ऊर्जा। ये 90% टैक्स वाला उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है और यही भारी नुकसान ये बताता है कि क्यों किसी जंगल में लाखों पौधे होते हैं, हजारों हिरन होते हैं, लेकिन शेर सिर्फ चंद ही होते हैं। ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि बड़ी आबादी का पेट नहीं भर सकती। इसी नियम के आधार पे 1972 में चार्ल्स एल्टन ने एल्टेनियन पिरामिड की अवधारणा दी। 1972 चार्ल्स एल्टन का ऊर्जा पिरामिड। अब मेरे स्रोत बताते हैं कि एल्टन के अनुसार ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। हाँ, बिल्कुल सीधा। यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या प्रकृति में कोई ऐसा अपवाद नहीं है जहाँ ये पिरामिड उल्टा बन जाए? मतलब क्या ऊर्जा कभी ऊपर से नीचे नहीं आ सकती? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन इसका जवाब भौतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के कठोर नियमों में छिपा है। अच्छा। देखिए, संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जैसे एक बड़े पेड़ पर कई सारे पक्षी रह सकते हैं और उन पर हजारों परजीवी, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उत्पादक यानी पेड़ पौधों से शुरू होकर उपभोक्ता की तरफ ही जाएगा। मतलब एक शेर सूरज की रोशनी से खाना नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। और घास शेर को खाकर ऊर्जा नहीं ले सकती। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा और हर हाल में एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल।
तो इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, कोई अपवाद नहीं? कोई अपवाद नहीं। अब बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई। अब इस वैज्ञानिक चर्चा से बाहर निकलकर हम परीक्षाओं के लिए सबसे संभावित प्रश्नों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस। ये इतिहास के सम्मेलनों से सीधे जुड़े हुए हैं। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन कॉप का 2026 का आयोजन अजरबैजान में होने वाला है, जिसका फोकस क्लाइमेट एक्शन पर रहेगा। तो 1972 के स्टॉकहोम से शुरू हुआ सफर 2026 के अजरबैजान तक बिना रुके चल रहा है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक रैपिड रिवीजन करते हैं, सिर्फ 30 सेकंड में। बिल्कुल, चलिए दोहराते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA का मुख्यालय है चेन्नई में, और IUCN का मुख्यालय स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? रेमंड लिंडमन ने 1942 में। भारत में मौजूद हॉटस्पॉट्स की कुल संख्या कितनी है? 4 हैं। और 5 जून का पर्यावरण दिवस किससे जुड़ा है? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। और अंत में 2026 के क्लाइमेट एक्शन कॉप का होस्ट कौन होगा? अजरबैजान। बहुत ही शानदार पुनरावृत्ति।